की करते हैं। बड़ी खबर आपको देंगे, आरएएस योगेश श्रीवास्तव बने मुख्यमंत्री के नए ओएसडी। योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री ओएसडी लगाया, डीओपी ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आपको दे रही हैं, आरएएस योगेश श्रीवास्तव सीएम के नए ओएसडी बनाए गए हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, कल मुख्यमंत्री ने शपथ ली और आज मुख्यमंत्री के नए ओएसडी बनाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि आरएएस योगेश श्रीवास्तव को सीएम का नया ओएसडी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और अब जो है सीएम के ओएसडी के रूप में आरएएस योगेश कार्य करेंगे और योगेश श्रीवास्तव को ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। कल हमने देखा था कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और उसके बाद कल कैबिनेट की बैठक हुई और आज जो है जानकारी सामने आई है कि सीएम भजनलाल शर्मा के ओएसडी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये निर्देश दिए और आरएएस योगेश श्रीवास्तव को सीएम का ओएसडी बनाया गया है। तो आगे जो भी ओएसडी के कार्य होते हैं वो सभी कार्य निभाएंगे आरएएस योगेश श्रीवास्तव। एक बड़ी जिम्मेदारी योगेश श्रीवास्तव को यहाँ पर दी गई है, क्योंकि ओएसडी का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में और तमाम अन्य चीज़ें ओएसडी के पास होती हैं और ऐसे में योगेश श्रीवास्तव के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। आरएएस योगेश श्रीवास्तव अपनी नई जिम्मेदारी को अब ओएसडी के रूप में निभाते हुए नजर आएंगे। कार्मिक विभाग ने ये जारी किए हैं आदेश। तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रही हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री के नए ओएसडी कौन होंगे। इसके लिए बाकायदा ये एक पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें सीएम के नए ओएसडी का ऐलान जो है वो किया गया है। आपको हम जानकारी दिखा रहे हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से ये पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है और जिसमें ओएसडी के नाम की जानकारी जो है वो दी गई है। तमाम अन्य चीज़ें जो हैं वो भी इसमें जानकारी के रूप में दिया गया है। तो योगेश कुमार श्रीवास्तव को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये साफ तौर पर इसमें लिखा गया है। संवाददाता अरबाज अहमद से अधिक जानकारी ले लेते हैं। अरबाज, इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री का नया ओएसडी, और ऐसे में अब नाम सामने आ गया है आरएएस योगेश श्रीवास्तव का। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कि कार्मिक विभाग ने अभी कुछ देर पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं और जो हम बता रहे थे पहले से कि लगातार जो प्रशासनिक ढांचे को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा था, उसमें जो उनके ओएसडी को नियुक्त किए जाने की एक प्रक्रिया जो है रूटीन की प्रक्रिया होती है। मुख्यमंत्री के जो नियुक्त किए गए हैं, ये जिम्मेदारी जो अभी तक एपीओ चल रहे थे, योगेश श्रीवास्तव हैं अधिकारी, उनको बनाया गया है ओएसडी और वो आज ही अपना जो है कार्यभार ग्रहण करेंगे। और जो आदेश है वो कार्मिक विभाग ने कुछ देर पहले ही जारी किया है। अभी भी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर उनके तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं और भी कई इस तरह की जो नियुक्तियां हैं वो की जा सकती हैं। अभी इंतजार चल रहा है और कुछ देर में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है एसएमएस अस्पताल रवाना होने का। तो अभी बड़ा अपडेट यही है कि जो उनके ओएसडी की अहम जिम्मेदारी है वो आरएएस अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को दी गई है, जो कि सभी की नजर से इस पे कि किसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब जैसे मुख्यमंत्री अपनी अलग कार्यशैली रखेंगे, उसी के मुताबिक उन्होंने एक आरएएस अधिकारी को अपने लिए चुना है, जो कि अभी उनका कामकाज आगे से देखेंगे। आज से ही उन्हें ये तमाम जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है और वो कुछ देर में जो है यहाँ पर सचिवालय पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ओएसडी की जिम्मेदारी देखिए अरबाज बहुत अहम होती है और क्योंकि इस पद पर योगेश श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में उनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ जानकारी आपके पास योगेश श्रीवास्तव के बारे में? देखिए, एक आरएएस अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं और अगर देखा जाए तो ये एक मुख्यमंत्री का खुद का एक क्षेत्राधिकार है कि वो जिन्हें चाहे चुन सकते हैं, अपने हिसाब से काम करने वाले हों। और खासतौर पर जो भजनलाल शर्मा हैं वो
अपने हिसाब से कोई ऐसे अधिकारी को देखना चाह रहे थे कि जो उनके कार्यशैली के जो उनके वर्किंग स्टाइल को मैच करे और उनके हिसाब से तमाम चीजों को सीक्वेंस में रख सकें। तो अभी फिलहाल इन्हें चुना गया है। किस तरह का कामकाज रहता है, किस तरह का आउटपुट रहता है, ये उनके ज्वाइन करने के बाद में देखने को मिलेगा। और क्या एक तरह से देखेंगे कि अभी तो खुद जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कार्यशैली भी देखनी है, क्योंकि सारी चीजें अभी बहुत जल्दी हो जाएंगी अगर हम कहेंगे। लेकिन आज दूसरा दिन है उनकी ज्वाइनिंग के बाद में, और ओएसडी का काम जो है योगेश श्रीवास्तव को दिया गया है। तो वो किस तरह से उनका जो है काम करने का तरीका है और क्या लाइन ऑफ एक्शन उनका रहता है, ये तमाम चीजें अभी देखनी बाकी हैं। ठीक है, सीएम के कार्यक्रम के बारे में भी अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि सीएमओ में थे सीएम भजनलाल शर्मा, वहां पर भी कई अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, पहले करीब 12:30 बजे इनका निकलने का कार्यक्रम था यहां से सीएमओ से एसएमएस जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो विचार विमर्श का दौर है जो प्रशासनिक अधिकारियों से वो जारी है। बहुत सी बुनियादी चीजों को लेकर के और जो बुनियादी ढांचा है उसको लेकर के बातचीत की जा रही है, तो इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। कुछ ही देर में ये यहां से निकल सकते हैं एसएमएस अस्पताल के लिए। उसके बाद में इन्हें महारानी कॉलेज भी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके कार्यक्रम में शिरकत करनी है, तो यहां से ये निकलेंगे। उसके बाद में वहां एसएमएस जाएंगे और हो सकता है कि एसएमएस के बजाय सीधे वो महारानी कॉलेज भी शिरकत करें। लेकिन जो अपडेट है वो फिलहाल ये है कि अभी सीएमओ में कुछ देर और उनकी जो चर्चा का दौर है वो जारी रहेगा और उसके बाद वो यहां से रवानगी लेंगे। जी, नई ओएसडी के सामने कितनी चुनौतियां जो हैं वो रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा पद होता है और मुख्यमंत्री के जितने भी कामकाज होते हैं उनको संभालना, और आने वाला समय चुनौतियों भरा है। और क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने थे, उन्हें पहली बार ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो चुनौतियां अनेक होंगी, क्योंकि अभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। हालांकि वरिष्ठ नेता उनके साथ जरूर हैं, लेकिन ओएसडी के ऊपर जो भार है वो कितना जाएगा यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। राजस्थान में अगर आरएस अधिकारी को जो ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्योंकि आप न सिर्फ सीएमओ में बल्कि सीएमआर में आपके कामकाज रहते हैं, सारा शेड्यूल आपको तैयार करना होता है, किस तरह की मीटिंग्स रहेंगी, किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है, किस पर कब रिस्पॉन्स करना है, ये एक अधिकारी ही प्रशासनिक स्तर पर समझ सकता है और सही समय पर अपडेटेड रखता है मुख्यमंत्री को। क्योंकि राजस्थान में पूरा शासन बदल चुका है, नए तरीके से काम किया जाएगा, नई प्राथमिकताएं तय होंगी, जो लाइन ऑफ एक्शन ऊपर से मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा उसके मुताबिक उनके शेड्यूल डिजाइन करना, उसके ऊपर फोकस करना और उसी मुताबिक जो तमाम जानकारियां तलब की जाती हैं उन्हें कॉल करना, ये बुनियादी काम होता है ओएसडी का। तो वो पूरा उनका कामकाज का तरीका रहेगा। जो प्राथमिकता है मुख्यमंत्री के हिसाब से तय होंगी, उनकी योजनाओं के हिसाब से वो चीजों को, अधिकारियों को, रिपोर्ट्स को तलब करेंगे और वो सारा जो सीक्वेंस रहेगा वो एग्जीक्यूट करने का काम ओएसडी का रहेगा, जो कहीं ना कहीं बड़ा चुनौती वाला रहेगा, क्योंकि वर्किंग स्टाइल बिल्कुल नया है, काम के तरीके बिल्कुल नए हैं, योजनाओं का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। तो बहुत से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे कार्यशैली के अंदर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको देंगे। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा पिछले 1 घंटे से जारी थी अधिकारियों से चर्चा। सीएम प्रमुख सचिव टी रविकांत, कुलदीप रांका, सचिव आनंदी और जेएस सौम्या झा भी सीएमओ में से अस्पताल जाने की तैयारी है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं सीएम के पिता। अस्पताल के बाद महारानी कॉलेज जाने का कार्यक्रम है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं उनके पिता, और ऐसे में सीएमओ में अभी भजनलाल शर्मा हैं, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद जो है उनका कार्यक्रम एसएमएस अस्पताल में जाने का है, जहां पर उनके पिता जो है इस वक्त भर्ती हैं। यूरिन इन्फेक्शन के चलते उनके पिता को वहां पर भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी उनकी तबीयत जो है स्थिर है और पिछले 1 घंटे से जो है अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा जारी है। 1 घंटे से वो अधिकारियों के साथ हैं और जहां पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि नई कार्य योजना बनानी है और सरकार संगठन के साथ तालमेल बिठाकर ये काम करने हैं। अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पर सीएम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद क्या कुछ नया करना है, किस तरीके से राजस्थान का विकास हो सके, कानून व्यवस्था किस तरीके से कड़ी हो सके, इस पर लगातार नजरें रहती हैं। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, देखिए 1 घंटे से पिछले
अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है अधिकारियों के साथ चर्चा करना, क्योंकि सरकार को अगर काम करना है तो अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा के काम करना होगा। वो ग्राउंड रिपोर्ट देकर सीएम के पास लाएंगे और सीएम जो है आगे की योजनाओं को तैयार करेंगे। इसलिए शुरुआत उन अधिकारियों के साथ बैठकर बात करने की हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि पिछले अगर देखें जब से चुनाव की घोषणा हुई थी, आचार संहिता लगी थी राजस्थान में, तब से लेकर के अब तक, जब तक कि ये चुनाव के नतीजे नहीं आए, नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ, उनका शपथ ग्रहण और पदभार ग्रहण हुआ, तब तक लोगों को इंतजार था कि बदलाव होगा और काम शुरू होगा। तो एक तरह का जो काम पूरी तरीके से थमा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक्शन की उम्मीद थी और उसी एक्शन के जो प्लानिंग के लिए खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चर्चा की जा रही है, प्रशासनिक ढांचे को लेकर के चर्चा की जा रही है। जो काम बुनियादी तौर पर आम जनता से जुड़े हुए हैं वो रुके हुए थे, कहीं ना कहीं उनको गति देने की बातचीत की जा रही है। तो ये एक मैसेज जरूरी है कि भाई नई सरकार जैसे ही गठित हुई है, जैसे ही लोगों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, वैसे ही डे वन से काम शुरू हो गया है। और काम शुरू करने के साथ में पहला जो कमिटमेंट था कल रात को, जैसा कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद में देखने को मिला कि एसआईटी का गठन किया गया पेपर लीक मामले में, जिसको लेकर के भाजपा ने जमीन पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। अरबाज, क्या किसी अधिकारी को एपीओ भी किया गया है क्या? ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अभी एपीओ करने को लेकर के कोई अपडेट इस तरह का नहीं आया, लेकिन लगातार हम बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं और आदेश अंदर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनको लेकर के जारी किए जा रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा कि जो डीओपी पे आदेश जारी किए जाते हैं तो वो किस तरह के हैं, तो उसमें अपडेट लेकर के ही मैं इसमें कंफर्म कर पाऊंगा। फिलहाल अभी ये है कि जो उनके ओएसडी लगाए गए हैं। ठीक है अरबाज, बात पूरी करिए आप। जी बिल्कुल, तो जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली की हम बात कर रहे थे, तो उस कार्यशैली के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस कार्यशैली में सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि भाई पहले दिन से ही एक्शन किया। आपने देखा जिस तरह से उन्होंने कामकाज शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने एसआईटी का गठन किया, गैंगस्टर्स के खिलाफ जो एक खास। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही, मैं लौटती हूँ अरबाज आपके पास। आईएएस कुलदीप रांका को एपीयू किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अधिकारियों के साथ लगातार बैठक जो है वो सीएम के इस वक्त जारी है। 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे से लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। और बड़ी खबर, आईएएस गौरव गोयल, आरती डोगरा भी एपीओ किए गई हैं। आईएएस कुलदीप रांका को एपीओ किया गया है। तो 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, गौरव गोयल भी, आरती डोगरा भी। अब इनके बारे में और अपडेट आपको लगातार हम देंगे, क्योंकि ये 3 बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया है। तीनों ही आईएएस हैं और तीनों को ही एपीओ किया गया है। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, 3 अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, तीनों ही आईएएस हैं और तीनों को एपीओ किया गया है। कोई अपडेट आपके पास इसको लेकर? देखिए, ये जो 3 अधिकारी हैं ये वही अधिकारी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए लगाए हुए थे। जाहिर सी बात है कि नए अपॉइंटमेंट होने के बाद में इन्हें कार्यमुक्त किया जाना था, क्योंकि प्रमुख जो सचिव है मुख्यमंत्री का वो अब टी रविकांत को लगा दिया गया है। पहले प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी जो है कुलदीप रांका संभाल रहे थे, लिहाजा उन्हें एपीओ किया गया है, क्योंकि एक पोस्ट पे 2 लोग नहीं रह सकते। इसी तरीके से आरती डोगरा हैं, उनको रिलीव किया गया है। और साथ ही साथ जो नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईएएस आनंदी हैं, जो आईएएस सौम्या जहां हैं, उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है लगाया गया था कल मुख्यमंत्री का, और आनंदी को जो है यहाँ पर जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर सचिव लगाया गया था मुख्यमंत्री का। तो उनकी जगह जो अधिकारी पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगे हुए थे उन्हें रिलीव किया गया है और इन्हें ज्वाइन करके जो जिम्मेदारी दी जा रही थी वो दी गई है। क्योंकि एक हैंडओवर प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने बताया था, वो जारी था। ये सभी अधिकारी अंदर मौजूद हैं सीएमओ में। जो पुराने मुख्यमंत्री के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने सारी चीजों की जानकारी और अपडेट जो होते हैं वो उनको देने होते हैं। तो वो प्रोसेस के बाद में ये अगला स्टेप होता है और इन्हें कहीं और किसी और विभाग में जिम्मेदारी दी जाएगी जब कोई नई पूरी लिस्ट जारी की जाएगी इसके हिसाब से। क्योंकि अभी जब जिम्मेदारी नए अधिकारियों को संभालनी है तो पुराने को रिलीव करना जरूरी होता है, लिहाजा उन 3 अधिकारियों को अपनी पोस्ट से रिलीव किया गया है, जिनकी जगह नए अधिकारी कल लगाए गए थे। जी ठीक है, कितने अधिकारी हैं आपके पास, कितने नाम सामने आए हैं अरबाज? देखिए, 3 अधिकारी हैं, जिनमें जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे कुलदीप रांका,
उनकी जानकारी सामने आई है। जो आपने आरती डोगरा का नाम बताया, जो सचिव लगी हुई थी, उनकी है। और वही 3 पोस्ट हैं जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, सचिव मुख्यमंत्री हैं और संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री हैं। ये तीनों पोस्ट में नए अधिकारी लगे हैं। पुराने 3 अधिकारी को रिलीव करके अभी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। ठीक है अरबाज, मैं लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर जरा हम दे देते हैं कि 4 IAS को APO किया गया है। एक कुलदीप रांका जिनका नाम है, उन्हें APO किया गया है। गौरव गोयल, आरती डोगरा भी APO की गई हैं और साथ ही राजन विशाल को भी APO किया गया है। तो ये 3 नाम हैं, ये 4 नाम आ गए हैं जिन्हें APO किया गया है। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए। अरबाज देखिए, अब 4 नाम निकलकर सामने आ गए हैं जिन्हें APO किया गया है। और क्या ये नाम आगे बढ़ सकते हैं? और भी लोग हो सकते हैं? अभी राजन विशाल का नाम भी सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए आगे जो पूरा प्रशासनिक ढांचा बदला जाएगा उसके हिसाब से जो है स्टेट के जो नए मुख्यमंत्री हैं अपने मुताबिक अधिकारियों की जो है पोस्टिंग करेंगे। तो उसी हिसाब से तब्दीलियां की जा रही है और ये अभी जो बुनियादी चेंजेस हैं वो हैं। और इसके अलावा तो बड़े पैमाने पर जो है तब्दीलियां की जाएंगी। जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ी जो पोस्ट हैं, जहां पर ACS लगे हुए हैं, जहां पर जिम्मेदार जो प्रमुख सचिव लगे हुए हैं, जो सेक्रेटरीज लगे हुए हैं, वहां से लेकर के कलेक्टर तक जो है हर जिले में तब्दीलियां होंगी। और जो बाकायदा पुलिस अगर अधिकारियों की बात की जाए तो SP से लेकर के जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, IG रैंक पर और DG जो हैं वो उनकी पोस्टिंग को लेकर के बातचीत होगी। क्योंकि अभी आप देखिए कि 31 ये दिसंबर तक जो है कार्यकाल है अगर इनका देखा जाए मुख्य सचिव का, उषा शर्मा का, तो एक नए मुख्य सचिव की तलाश भी होगी। तो ये पूरे प्रशासनिक ढांचे को अपने हिसाब से तय किया जाएगा जो नई सरकार के मुताबिक, उनके मन के मुताबिक काम कर सके। उनके जो प्लान हैं, उनकी घोषणाएं हैं, उनके काम हैं, उन तमाम चीजों को ग्राउंड जीरो तक एग्जीक्यूट कर सकें, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएंगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो विचार विमर्श मंथन चल रहा है पिछले 1 घंटे से, और भी हो सकता है पहले से लोगों से बातचीत की जा रही हो, क्योंकि कई लोगों से मार्गदर्शन भी इसमें लिया गया हुआ पुराने अनुभवी लोगों से। तो ये एक बुनियादी प्रोसेस है रूटीन का कि जब तब्दीली होती है तो जो एक प्रशासनिक ढांचा होता है उसमें बड़ा फेरबदल किया जाता है। जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं या जो उनको लगता है कि उनके हिसाब से अच्छा काम करेंगे, उनको वहां पर तैनाती दी जाती है ताकि जो नई सरकार की सोच है उसके मुताबिक काम किया जा सके और एग्जीक्यूशन अच्छा हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की थी, लोगों को अलग अलग जगह कलेक्टर लगाया था, जिम्मेदारियां दी गई थी। तो वो एक उनकी सोच के हिसाब से जो पोस्टिंग हुई हुई थी, वो पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है राजस्थान का वो बदला जाएगा। लिस्ट अलग अलग हो सकता है, छोटी छोटी जारी की जाए, शाम तक बड़ी लिस्ट भी जारी की जाए। तो ये एक प्रोसेस है। अभी प्राथमिक तौर पर वो बेसिक लिस्ट जारी की गई जो होनी थी, जिसमें कल 3 अपॉइंटमेंट दिए गए थे। उसके बाद में 4 लोगों को आज इन्होंने रिलीव किया है जो कि यहाँ अपनी पोस्ट से जाकर के अभी APO रहेंगे। फिर उनको नए विभाग की जिम्मेदारी कहीं और दी जाएगी। जो नई बड़ी लिस्ट जारी की जाएगी उसके मुताबिक, उनके हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से या जिस हिसाब से सरकार तय करेगी उसके हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। जी, सचिवालय में क्या अभी भी बैठक जारी है? मुख्यमंत्री क्या भीतर ही हैं अभी भी? जी देखिए, मुख्यमंत्री अंदर हैं, सारे बड़े अधिकारी अंदर मौजूद हैं। लगातार चर्चा का दौर जारी है क्योंकि जिस हिसाब से समय लग रहा है, क्योंकि 12:30 से लेकर के करीब 45 मिनट से ज्यादा ऊपर टाइम हो चुका है और उसके बावजूद अभी तक कोई जो आगे एक तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की जाती है सीएम के लिए, वो व्यवस्था भी नहीं की गई तैयार। क्योंकि सीएम के रवाना होने से 10-15 मिनट पहले ही एक्शन मोड दिख जाता है। तो अभी भी करीब ये मान करके चलिए करीब आधा घंटा और यहीं रहने वाले हैं और कुछ बड़े अपडेट्स प्रशासनिक ढांचे को लेकर जो है सामने आ सकते हैं। तबादलों की लिस्ट आ सकती है और भी चीजें सामने आ सकती हैं अभी, जब तक अंदर विचार विमर्श और बातचीत जारी है तब तक इंतजार रहेगा कि क्या क्या एक्शन अभी लिया जाता है। देखिए अरबाज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान में नई सरकार आ गई है। अगर मैं पुरानी सरकार की बात करूं तो उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप लगाए थे, चाहे पेपर लीक की बात कर ले, भ्रष्टाचार की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले। देखिए अब ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस वक्त सरकार में है, उनके सामने बड़ी हो जाती है। ऐसे में अधिकारियों में भी कितनी जो है तबादला देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी हम कुछ नाम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अभी बड़ी लिस्ट सामने आ सकती है। चुनौतियां क्या होगी इन अधिकारियों के सामने? क्योंकि 24 का चुनाव भी नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई भी चूक नहीं करना चाहती और इसीलिए कहीं ना कहीं सीएम के नाम के लिए भी इतना समय लगा था।
जी बिल्कुल, देखिए कि जो मुख्यमंत्री की जब घोषणा की गई थी तो उसी हिसाब से लग गया था कि राजस्थान में अब जो है बड़ा बदलाव हो चुका है। आप देखिए पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे राजस्थान में अलग अलग दौर में मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका भी अपना काम करने का एक अलग अंदाज था, तरीका था, और एक बड़ी जनरेशन ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल तक उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इन दो चेहरों को ही राजस्थान में देखा। ठीक है अरबाज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम के पिता की तबियत में सुधार है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पिता एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। टीम में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा ने ये जानकारी दी है। सीएम भजन लाल के पिता की तबीयत में सुधार हो रहा है। सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सारी डॉक्टर्स की टीम जो है उनकी तबीयत में सुधार के लिए लगातार काम कर रही हैं और सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कल देर रात जो है उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी स्टेबल है कंडीशन। रात को थोड़ा सा यूरिन के रुकाव की वजह से और जो उनको इन्फेक्शन लग रहा था यूरिन की, उसको देखते हुए उनको एडमिट किया गया था। उनके सारे इन्वेस्टिगेशन भेजे गए हैं। उसको रिलेटेड जो भी है इन्वेस्टिगेशन अभी चल भी रहे हैं। हमने एक बोर्ड का गठन करके उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कंडीशन स्टेबल है। जल्दी उनकी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि इनका जो ट्रीटमेंट एक बोर्ड के गठन के बाद किया जा रहा है। जैसा भी डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे हमें उस गठन इस हिसाब से किया गया। इसमें यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको कुछ कार्डिक मेडिसिन भी चल रही थी, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के साथ साथ आज प्रदेश में भी विकसित भारत अभियान की लॉन्चिंग की जाएगी। पीएम मोदी वर्चुअली अभियान की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में सीएम भजन लाल भी शामिल होंगे। 2:15 पर महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। तो महारानी कॉलेज में होगा वर्चुअली कार्यक्रम। सीएम भजन लाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। विकसित भारत अभियान की लॉन्चिंग आज रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि सब मुद्दों पर एक्शन जल्द देखने को मिलेगा। इस दौरान बात की मदन दिलावर ने न्यूज 18 संवाददाता से। सुनिए। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मदन दिलावर जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। दिलावर साहब, आज आपकी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा? शिष्टाचार भेंट होती है और उनके पिताजी अस्वस्थ हैं, उनके बारे में जानकारी ली। हाँ, अब रही व्यक्तिगत, आप पिछले 5 साल आप सक्रिय रहे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के साथ खिलवाड़ की बात हो, उन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई नहीं हुई? मैं तो हमेशा ही सक्रिय रहा हूँ, सक्रिय रहूंगा। अभी मैंने कहा ना शिष्टाचार भेंट थी, कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अभी आप जब पहले गए थे आपने कहा तो जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उनके ऊपर जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। कल सीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है अब वो एक्शन मोड के अंदर नजर आएगी। देखो, एक्शन मोड का मतलब ये होता है कि उस पर तुरंत कार्रवाई प्रारंभ होगी, पर रिजल्ट क्षण भर में आ जाएंगे ऐसा नहीं रहे। अब रही कैबिनेट विस्तार की जो बात है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर? थोड़ा कुछ मंथन हुआ, विचार हुई, विमर्श हुआ? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर मेरी चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मदन दिलावर जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो करप्शन का जो मुद्दा हो या फिर जो पेपर लीक का मुद्दा हो, उसके ऊपर एक्शन देखने को मिलेगा। भले उसमें समय जरूर लगे, लेकिन सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो एक्शन जरूर लेगी।
राजस्थान में नई सरकार पर जनता को नई उम्मीद है। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सीएम भजनलाल ने पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में युवाओं और महिलाओं से किए वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। भजनलाल कैबिनेट ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम भजनलाल ने कई अहम फैसले लिए। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 बड़े फैसलों की जानकारी दी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, पेपर लीक और कानून व्यवस्था शामिल। कैबिनेट के अहम फैसले: पेपर लीक की जाँच के लिए एसआईटी गठित होगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन प्राथमिकता। केंद्र की योजनाओं के लिए बनेगी कमेटी। बीजेपी ने चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के गुनाहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटा है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अलावा भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर भी कई कड़े फैसले लिए जाएंगे। महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। सीएम भजनलाल ने पहली कैबिनेट बैठक में जिन अहम फैसलों को लिया, वो मुद्दों को बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक जोर शोर से उठाया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगली कैबिनेट की बैठक में किन गारंटियों को मंजूरी मिलती है। सीएम भजनलाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पीएम मोदी की जनता से की गई गारंटियों को पूरा करना और उनका लाभ लोगों तक पहुँचाना। न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं। समेत कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए, बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजनलाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं।
लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी। इसके पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात की। इस मौके पर मेघवाल ने स्वामी रामभद्राचार्य को भजन सुनाया और आशीर्वाद लिया। उन्होंने मनमोहक अंदाज में सूरदार का भजन गाया। ये कृष्ण भजन सुनकर अर्जुन राम मेघवाल ने जगत गुरु का मन जीत लिया। इससे पहले भी कई बार भजनों के सुर साध चुके कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। अवगुण चित न धरो हो प्रभु मेरे, अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो हो प्रभु मेरे, अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो हे प्रभु जी। 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शहीद सैनिकों की याद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर के समस्त शाखाओं ने प्रहार दिवस मनाया। ये दिवस भारतीय सेना की वीरता, शौर्य को स्मरण करने तथा सैनिकों को नमन करने के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन संपूर्ण राष्ट्र विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये 16 दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें आज ही के दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण पत्र हमारे जनरल अरोड़ा के समक्ष रखा गया था। उस समय दुनिया का ये पहला किसी सेना का आत्मसमर्पण था इस भारत भूमि के सामने, जिसमें 93,000 दुश्मन देश के सैनिकों ने हमारे जानबाज सैनिकों के समक्ष समर्पण किया गया था। उस युद्ध में हमारे 3,000 से अधिक सैनिकों ने इस अपनी देश धरा मातृभूमि हिंदू भूमि, इस पुण्य भूमि के लिए बलिदान दिया था। उन अमर शहीद बलिदानी सैनिकों के सम्मान में आज पूरे देश में प्रहार लगाए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज इस अजमेर महानगर की प्रत्येक शाखा में भी प्रहार लगाए गए हैं। भारत माता की जय। भारत पाकिस्तान पर 1971 के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद स्मारक में शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 1971 युद्ध में भारतीय सेवा ने नए आयाम स्थापित किए थे और पूरे विश्व को दिखाया था कि भारत शांति प्रिय देश है। विजय दिवस के रूप में युवा पीढ़ी को हर वर्ष संदेश दिया जाता है कि भारत का अतीत गौरवशाली रहा है।
शेखावाटी का झुंझुनू जिला देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाला जिला है। यहाँ का गांव ढाणी शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पैदा हुए लाल समय समय पर देश की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वहीं जब 1971 के भारत पाक युद्ध की बात चलती है तो झुंझुनू के चिड़ावा के पास OJ-2 के रिटायर्ड फौजी निहाल सिंह डागर की बहादुरी के किस्से जरूर सुनने को मिलते हैं, जिन्होंने 24 पाकिस्तानी जवानों को गोलियों से भून दिया था। वाकई हम कह सकते हैं कि 1971 युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने नए आयाम स्थापित किए थे। सिरोही में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर संतों के सानिध्य में बैठक का आयोजन। आपको बता दें 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नवनिर्मित राम मंदिर का भव्य महोत्सव होने जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म जागरण मंच के रामचंद्र रावल ने सभी बैठक में उपस्थित स्वयंसेवक एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा। साथ ही प्रत्येक प्रखंड एवं गली गली तक समिति बनाकर पीले चावल सीओ न्योता देने को कहा। आज शिवगंज नगर के अंदर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी राम भक्तों ने मिलकर के आज आमंत्रण रूपी जो अक्षत आए उन अक्षत की पूजा की और ये राम सेवक घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और ये 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे और ये उत्सव एक समाज को, सनातन को जोड़ने वाला उत्सव होगा। हर घर में दीपमालाएं होगी। चूरू से बड़ी खबर।